नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। इस वक्त की खबर सबसे पहले श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां 2 पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर कर दिया गया। मामले में अपडेट, घुसपैठियों के पास से पिस्टल और हेरोइन बरामद की गई है। मौके से 2 पिस्टल, 4 मैगजीन, 28 गोली बरामद की गई है। नाइट विजन उपकरण और 9 किलो हेरोइन भी बरामद की गई है। 18,000 की पाकिस्तानी करेंसी इन दोनों घुसपैठियों के पास से मिली है। तस्करी के इरादे से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। सीमा पर ही पड़े हुए हैं दोनों घुसपैठियों के शव। बीएसएफ ने यह कार्रवाई की थी और इनके पास से तमाम असला बारूद बरामद किया गया। साथ ही साथ पाकिस्तानी करेंसी भी इनके पास मिली है। नाइट विजन उपकरण भी इनके पास से मिले हैं। तस्करी के इरादे से ये घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इन्हें मौके पर ही मार गिराया। डीसीजी श्री जितेंद्र कुमार नागल को सूचना मिली थी कि कई दिनों से पाकिस्तानी स्मगलर कोशिश कर रहे हैं कि भारत की सीमा में कुछ मादक पदार्थ या नशीले पदार्थ फेंकें, और हमारे डीआईजी गंगानगर श्री संजय कुमार स्वयं इस सारी गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। हमारे डीआईजी जी श्री मदन सिंह राठौर को भी लगातार सूचनाएं मिल रही थी। तो राजस्थान मुख्यालय, राजस्थान सीमांत के निर्देश पर हमने ये डिसाइड किया कि एक ऑपरेशन चलाना है जिसमें स्मगलर को गिरफ्तार करें। और कल रात को जब ये स्मगलर बिल्कुल सीमा के करीब आ गए और करीब 11:15 बजे जब इन्होंने एक के बाद एक पैकेट हमारी सीमा के अंदर फेंकना शुरू किया, तो हमारे जवानों ने उनको ललकारा और उसके बाद जो मुठभेड़ हुई, जो गोलीबारी हुई, उस दौरान ये दोनों पाकिस्तानी स्मगलर ढेर हो गए। जयपुर एसीबी की बांसवाड़ा में कार्रवाई सामने आई। बिजली विभाग का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को इस मामले में ट्रैप किया गया। 65,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए इसे ट्रैप किया गया। जयपुर एसीबी ने बांसवाड़ा में कार्रवाई की। टेंडर पास करने की एवज में घूस मांग रहा था। प्रेम प्रकाश महावर बिजली विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। कार्य उनके द्वारा जो करवाए गए थे टेंडर के वर्क ऑर्डर के अकॉर्डिंग, उसमें 13 लाख समथिंग का बिल बना था, जिसमें उनको 12,08,000 रुपये का कुछ उनको पेमेंट हुआ था, जिसमें वो इसमें परसेंटेज के हिसाब से, कमीशन के हिसाब से उनका कुल 1,05,000 के आसपास उनका कमीशन बनता था। तो उन्होंने 40,000 रुपये उनको पहले देना बताया था परिवादी ने, और 65,000 कुछ का कमीशन बकाया था, जिसकी शिकायत ब्यूरो में दर्ज कराई थी, जिसके तहत आज उनको 65,000 की रिश्वत की राशि देते हुए रंगे। और अब आपको टोंक से आया एक वीडियो दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। देख लीजिए, भीड़ तंत्र का इंसाफ है। पेड़ से लटकाकर पूरी खबर ले रहे हैं। दोनों की जमकर पिटाई की जा रही है, पूरी यातना दी जा रही है। खुद को कानून के रखवाले मानने वाले कानून हाथ में ले रहे हैं, बस पीटते जा रहे हैं और मन की भड़ास निकाल रहे हैं। ऐसा वीडियो जो इंसानियत को शर्मसार कर रहा है। आरोप है कि इन दोनों बच्चों ने गांव में चोरी की है, 1-2 नहीं बल्कि कई घरों में, और बस आरोप लगा। भीड़ तंत्र ने सजा तय कर दी, कानून हाथ में लिया और इंसाफ करने लगे। अब वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस अब भी कार्रवाई का भरोसा दे रही है। ये 2 बेहद छोटे बच्चे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इन पर आरोप है, गांव वालों ने इन पर आरोप लगाया कि इन्होंने कई घरों में चोरी की है। गांव वालों ने बगैर पुलिस को सूचना दिए इन दोनों बच्चों को उठाया, पेड़ से बांधा और इनके साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए इनकी जमकर पिटाई की। भीड़ तंत्र का इंसाफ, और बाकायदा उसका वीडियो बनाया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों बेहद छोटे बच्चे जिनके साथ गांव वालों ने जमकर मारपीट की। लेकिन इसमें पुलिस को सूचना दी हो और पुलिस नहीं हो, ऐसा तथ्य निराधार है। ये खुद जा करके उसका वीडियो बना करके और ये ला करके एफआईआर वहाँ दे के आए हैं। लेकिन जो भी इसमें जो एक मुलजिम जो उसमें जो उसका काफ़ी हार्डकोर क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पहले से संगीन चोरियों में उसका चालान हुआ है, जो एक अभियुक्त जो है उसमें से। बाकी अगर नाबालिग है तो हम उसमें दिखाएंगे। अगर कोई एक्ट, क्रिमिनल एक्ट अगर पब्लिक द्वारा भी किया हुआ तो उस क्रिमिनल एक्ट के तहत हम पब्लिक के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे।
और अब बात जोधपुर की, जहां 007 गैंग का आतंक थमता नजर नहीं आ रहा। एक बार फिर इस गैंग ने 2 महिलाओं संग जमकर मारपीट की और तो और इन महिलाओं को किडनैप करने की कोशिश भी की। अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि पीड़ित महिलाओं ने फलौदी थाने में बदमाशों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और गैंग की तलाश जारी है। और चलिए अब कोरोना की बात करते हैं। मरुधरा में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो रही है। आज 728 नए केस मिले हैं, 7 की मौत हो चुकी है। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 94.8 पहुंच चुका है। कोरोना से अब तक 1171 लोगों की मौत हुई है। इलाज के बाद 77,922 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। प्रदेश में फिलहाल 15,761 एक्टिव केस मौजूद हैं। और अब बात प्रदेश के उन 7 संभागों की जहां बढ़ते संक्रमण को लेकर हमारी नजरें लगातार बनी हुई हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर की तस्वीरें देख रहे हैं। एक एक संभाग का आज का सूरत हाल आपको बताएंगे। हर संभाग का कोरोना ग्राफ आपको दिखाएंगे, कहां बढ़ा वायरस का वार और कहां मिली राहत। बस बने रहिए हमारे साथ। प्रदेश में हर दिन कोरोना के 700 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। आज भी कोविड के 728 मरीज मिले हैं। पूरे राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 94,854 हो चुकी है। जयपुर में प्रतिदिन 100 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। आज जयपुर में 101 केस मिले हैं। जयपुर में कुल आंकड़ा 13,462 है। कोविड के कारण अब तक 1171 मौतें हुई है। 77,922 मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव भी हुए हैं। फिलहाल प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मामले 15,761 है। प्रवासी पॉजिटिव मरीजों की संख्या 9,548 है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज BC के जरिए किसानों के साथ संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी को कोरोना को गंभीरता से लेना चाहिए। CM ने अपील की कि कोरोना के लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर से चेक करवाएं। सभी सरकारी अस्पतालों में कोरोना को लेकर फ्री चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। वहीं निजी अस्पतालों में भी निश्चित दरों पर शुल्क लिया जा रहा है। CM ने कहा कि कोरोना की रफ्तार कहां तक रहेगी, कब तक ये चलेगा, इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। जी देखिए, कोटा में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। आज भी 89 नए पॉजिटिव रोगी मिले हैं। शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों से भी लगातार पॉजिटिव रोगियों के सामने आने का सिलसिला जारी है। 6,800 कुल पॉजिटिव रोगियों की संख्या हो गई है और लगातार चिकित्सा विभाग की ओर से रैंडम सैंपलिंग का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। 1,66,487 कोरोना सैंपल अब तक लिए जा चुके हैं और कोशिश ये की जा रही है कि इसका दायरा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि समय पर रोगी की पहचान हो सके और उसको मुकम्मल इलाज भी मिल सके। 82 रोगियों की अब तक कोरोना से कोटा में मौत हो चुकी है। तो डेथ को लेकर भी एक कमेटी गठित की गई है जो डेथ की ऑडिट कर रही है। ताज़ा आंकड़े जो उसके आए हैं, ताज़ा रिपोर्ट जो आई है उसमें हैरान करने वाली है। हाइपरटेंशन के साथ साथ डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उन पर कोरोना ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। यही वजह है कि अब ज़्यादातर जिला प्रशासन की ओर से, चिकित्सा विभाग की ओर से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं कि जो लोग पहले से ही गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं उनको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके लिए प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं एरिया वाइज, जो जागरूकता अभियान की कमान संभाले हुए हैं। तो वहीं जिस तरह से पॉजिटिव रोगियों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है, अस्पताल में भी जो है ऑक्सीजन की मात्रा को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। ऐसे में जिला प्रशासन ने अब मेडिकल कॉलेज परिसर में भी ऑक्सीजन टैंक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। 1 हफ्ते का वक्त जो है इसके लिए दिया गया है। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि 1 हफ्ते में ऑक्सीजन टैंक मेडिकल कॉलेज परिसर में ही तैयार कर लिया जाए ताकि रोगियों को समय पर ऑक्सीजन की सप्लाई की जा सके, रोगियों को राहत मिल सके। उदयपुर के कोरोना अपडेट की बात करें तो बीते 24 घंटे में अब तक 40 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और इसी के साथ उदयपुर में अब 3,103 कुल संक्रमित मरीजों की संख्या हो चुकी है। 40 नए मरीजों में 23 ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल नए केसेज हैं और ये नए केसेज ही उदयपुर में चिंता बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं।
इसके अलावा ESIC हॉस्पिटल में भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के दावे किए जा रहे हैं, ताकि जो शिकायतें मरीज और उनके परिजनों की ओर से मिल रही थी, ESIC हॉस्पिटल में केयर ध्यान से नहीं होने को लेकर शिकायतें मिल रही थी, उन शिकायतों को दुरुस्त करने की चिकित्सा विभाग ने कोशिश की है। उदयपुर में कोरोना अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के बाद में विकराल रूप लेता नजर आया है। लॉकडाउन के दौरान उदयपुर में कुल 550 के करीब केस हुआ करते थे, जो कि अनलॉक प्रक्रिया में 2559 केस बढ़ते हुए 3000 के आंकड़े को यह पार कर गया। 240 से ज़्यादा इलाके इस समय उदयपुर में कोरोना संक्रमित हैं और लगभग शहर के सभी इलाकों में अब संक्रमण फैलता हुआ नजर आया है। दूसरी ओर अब एंटीबॉडी टेस्ट की ओर भी चिकित्सा विभाग ध्यान दे रहा है। हालांकि अभी तक इस पर कोई विशेष कार्य चिकित्सा विभाग नहीं कर पाया, लेकिन अब उदयपुर में चिकित्सा विभाग ने निश्चित किया है कि एंटीबॉडी टेस्ट कराएगा, ताकि हर्ड इम्यूनिटी कितने लोगों में डेवलप हो रही है इसके बारे में जानकारी जुटाई जा सके। हर्ड इम्यूनिटी यदि डेवलप होती है तो कोरोना संक्रमण की इस चेन को तोड़ने में हर्ड इम्यूनिटी एक अहम योगदान दे सकती है, चिकित्सा विभाग का ऐसा मानना है। बीकानेर में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। एक के बाद कोरोना विस्फोट बीकानेर में हो रहे हैं, जिसके बाद अब जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आ चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर शहरी इलाकों की बात कर लें तो वहां पर जिस तरीके से लोग कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं, ये उसी का ही नतीजा है कि लगातार और रोज बीकानेर में कोरोना विस्फोट हो रहे हैं। आज भी कोरोना विस्फोट ही बीकानेर में हुआ है। आज 114 कोरोना पॉजिटिव मामले बीकानेर में आने के साथ ही अब जिला प्रशासन लगातार अभियान को तेज किया हुआ है। तो इसके साथ ही जिला कलेक्टर नमित मेहता ने अधिकारियों के साथ मीटिंग भी ली। उन्होंने साफ तौर पर निर्देशित किया कि किसी भी तरीके से कोरोना गाइडलाइन की जो पालना है वो लोगों से करवाई जाए, ताकि किसी भी तरीके से जो कोरोना की संक्रमण की चेन है उसे तोड़ा जा सके। हालांकि बीकानेर में लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं जागरूकता के, लेकिन इसके बावजूद भी लोग हैं जो मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। शहरी इलाकों या ग्रामीण इलाकों की बात कर लें या मुख्य बाजारों की बात कर लें तो वहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो झुंड के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण अब जिला प्रशासन की चिंता की जो लकीरें हैं वो भी बढ़ती हुई जा रही है। हालांकि आज 114 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के साथ ही अब बीकानेर में जो कुल पॉजिटिव का जो आंकड़ा है वो 6015 तक पहुंच गया है। तो ऐसे में एक चिंता की बात ज़रूर कही जा सकती है। वहीं पर जो 103 कोरोना पॉजिटिव मरीज थे उनकी भी यहां पर मौत हो चुकी है। हालांकि प्रशासन की ओर से कड़े और सख्त से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से रोजाना 100 के ऊपर जो मामले आ रहे हैं वो बेहद चिंताजनक वाले हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि जिला प्रशासन और यहाँ पर सख्ताई दिखाए, ताकि किसी भी तरीके से कोरोना संक्रमण की जो चेन है उसे तोड़ा जा सके। भरतपुर में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो 23 मामले सामने आने के बाद अब 3820 मामले पॉजिटिव हो चुके हैं। भाई पॉजिटिव से नेगेटिव की बात करें तो 3715 लोग सही होकर अपने घरों को जा चुके हैं, पर मौतों का आंकड़ा 79 पहुंच चुका है, जिसे लेकर अब सबसे ज़्यादा पेशो पेश में है तो मेडिकल टीमें हैं जो अब इस महामारी को रोकने के लिए लोगों में समझाइश भी कर रही हैं और जगह जगह जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को समझा रही हैं कि ज़रूरी काम के दौरान ही वह बाज़ारों में निकलें। वहीं आपको बता दें कि व्यापारी वर्ग अब पूरी तरह से मुस्तैद है और पुलिस प्रशासन के साथ खड़ा हुआ है और लोगों को समझा रहा है कि बगैर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बाज़ारों में नहीं आएँ, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए वह खुद ही फ़ोन करके पुलिस और प्रशासन को इसके बारे में जानकारी देकर मामला दर्ज करवा सकते हैं और जुर्माना भी ठुकवा सकते हैं। वही बाज़ारों की बात करें तो बाज़ारों में अब वही लोग बाहर निकल रहे हैं जिन्हें ज़रूरी काम है, वरना सभी लोग अपने आवश्यक काम के दौरान ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। पुलिस की बात करें तो अब पुलिस पूरी तरह सतर्क हो चुकी है और नगर चौराहों पर पहुंचकर लोगों को समझाइश करने के साथ साथ उनके चालान भी काट रही है और उनको यह भी बता रही है कि इस महामारी से बचने के लिए वह सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। वहीं प्रशासन की बात करें तो प्रशासन अब गाँवों की ओर और कस्बों की ओर रुक कर चुका है और लोगों को समझाइश कर रहा है कि ज़रूरी काम के दौरान ही वे अपने घरों से बाहर निकलें। वहीं उनको काढ़ा और आवश्यक दवाइयों के बारे में भी सलाह दे रही है, जिसके चलते अब लोग भी जागरूक हो रहे हैं और इस महामारी से बचने के लिए पूरे प्रयासरत हैं। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। और अब बात अलवर की। पहले तस्वीरें देखिए जरा इन महिलाओं की दबंगई। जबरन कांजी हाउस का ताला तोड़कर
उन आवारा पशुओं को छुड़ा ली गई जो सड़कों पर आवारा आतंक की तरह घूमा करती थी। बड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन ने इनको पकड़ा था, लेकिन डेयरी माफिया की शय पर इन महिलाओं ने कानून को हाथ में लिया और फिर जो हुआ वो तस्वीरों में साफ दिख रहा है। जबरन कांजी हाउस में घुसी और पकड़ी गई गायों को जबरदस्ती छुड़ाकर ले गई। ये हमने गौशाला में बात कर रखी थी, हमने गाड़ी लगा रखी थी, तो मीणा पहाड़ी की कुछ लेडीज आ गई थी। उसके बाद हमको लाठी का जोर दिखा के हमसे गाय छीन के लेगी। साथ में पुलिस वाले भी थे। कितनी गाय छुड़ा ले? 12 गाय, 11 गाय, एक बच्चिया, टोटल 12 नग जबरदस्ती लाठी के जोर पे छुड़ा के ले गई। ताड़ा भी तोड़ दिया, पत्थर से ताड़ा टूटा हुआ है, ये आपके सामने है। और अब बात उदयपुर की, जहां देलीगेट चौराहे पर पुलिस की ओर से चालान काटने की प्रक्रिया के दौरान जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने एक व्यक्ति को रुकवाकर उसका चालान बनाया तो उसने पुलिस के सामने हंगामा किया। उस दौरान मौके पर बड़ी तादाद में लोग भी जमा हो गए। दरअसल पुलिस पर बिना किसी गलती के चालान बनाना और फिर मारपीट करने का आरोप लगाया गया। पुलिस की चालान प्रक्रिया पर पिछले कुछ दिनों से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में मौके पर मौजूद लोगों ने भी पुलिस की प्रक्रिया और रवैये का विरोध किया। और अब बात बीकानेर की, जहां एनएसयूआई ने राजकीय डूंगर महाविद्यालय के सामने हाईवे जाम किया और फाइनल ईयर की परीक्षाओं को दूसरे राज्य के समान करवाने की मांग रखी। छात्रों के प्रदर्शन के चलते हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। बाद में पुलिस ने छात्रों से समझाइश कर जाम खुलवाया। इसलिए हमारी मांग है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को ध्यान रखते हुए और विद्यार्थियों के भविष्य की चिंता करते हुए सरकार तत्काल प्रभाव से दूसरे राज्यों की तर्ज पर राजस्थान के अंदर भी वही प्रणाली लागू करे जिससे विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। राजस्थान में मार्च अप्रैल महीने में कोरोना महामारी के कारण यूजी पीजी के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं स्थगित की गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूजी पीजी के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं इस महीने के तीसरे सप्ताह में होने जा रही हैं। स्टूडेंट्स इस परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं विरोध, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना के कारण स्थगित परीक्षाएं अब होंगी आयोजित। ऑफलाइन परीक्षाओं के विरोध में छात्रों की मुहिम। स्टूडेंट्स की मांग परीक्षा ऑनलाइन हो या आजमाया जाए अन्य विकल्प। राजस्थान में कोरोना महामारी के चलते स्थगित की गई अंतिम साल की बाकी परीक्षाएं इसी महीने के तीसरे सप्ताह में होंगी। परीक्षाओं को लेकर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य के सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों को यूजीसी के निर्देश के अनुसार यूनिवर्सिटी की अंतिम साल की शेष परीक्षाएं आयोजित कराने को कहा गया है। 28 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया। 6 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों की परीक्षाओं को लेकर विश्वविद्यालयों ने अपनी तैयारी भी कर ली है। इनके टाइम टेबल जारी किए जा सकेंगे। सोशल मीडिया पर इन ऑफलाइन परीक्षाओं के विरोध में मुहिम चल रही है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संकट के बीच स्टूडेंट्स ऑनलाइन परीक्षाओं की मुहिम चला रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से आम छात्र ये चाहता है कि परीक्षाएं पहले तो होनी नहीं चाहिए थी, जिस तरीके से आम स्टूडेंट का एक मुहिम चली सोशल मीडिया पे और ट्विटर फेसबुक के माध्यम से, लेकिन जब सरकार का ये आदेश आया कि भाई परीक्षाएं होनी चाहिए, थर्ड ईयर की परीक्षाएं होनी चाहिए, लेकिन जब सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि परीक्षाएं होनी चाहिए सितंबर माह में, तो उसके बाद ये सब स्टूडेंटों के साथ चल रहा है कि हाँ परीक्षाएं होनी चाहिए, लेकिन परीक्षाएं ऑनलाइन हो सकती है। कुछ विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि परीक्षाएं ऑनलाइन हो, जिससे कि जिस प्रकार से कोरोना का बूम फट रहा है, दिन प्रतिदिन कोरोना के इतने बड़े केसेस आ रहे हैं। और स्वास्थ्य रहेगा तो ही भविष्य रहेगा। तो इस दौर में देखते हुए विश्वविद्यालयों को अपने स्तर पर ही ऑनलाइन इन परीक्षाओं को तो आयोजित करवाया जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए हालांकि विश्वविद्यालयों के पास अभी ऑनलाइन करवाए जाने के लिए संपूर्ण उपदंड माप का उनके जो उपकरण हैं वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ तक संभव है जिन परीक्षाओं का या जिन का आकलन, प्रतिभाओं का आकलन, परीक्षाओं का आकलन अन्य तरह से हो सकता है, जैसे पीएचडी कोर्स वर्क है, इनमें प्रोजेक्ट बनवा करके या ऑनलाइन वाइवा की सुविधा करवा करके भी हम परीक्षाओं से निजात पा सकते हैं।
ये परीक्षाएं अब 3 घंटे की बजाय 1.5 से 2 घंटे के समय की होगी। प्रत्येक सेक्शन से प्रश्न हल करने की बाध्यता नहीं होगी। इन परीक्षाओं के परिणाम नवंबर तक जारी करने की बात कही गई है। जयपुर में MNIT ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम करा चुका है। ऐसे में राजस्थान के बाकी विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी भी इस तरह की मांग कर रहे हैं। देखिए, NSCI शुरू से एक ही मांग कर रहा है कि जहाँ तक संभव हो सके एग्जाम्स नहीं हो, और अगर एग्जाम हो भी रहे हैं तो और कोई माध्यम हो सकता है। ये जो ट्रेडिशनल माध्यम है कॉपी पेन वाला, इसको छोड़कर आप चाहे ओपन बुक करवा लीजिए, चाहे ऑनलाइन एग्जाम्स करवा लीजिए, चाहे इंटरनल असाइनमेंट के मार्क्स के आधार पर आप उनको मार्किंग कर सकते हैं। तो अन्य माध्यमों को अपनाते हुए यूनिवर्सिटी को या विश्वविद्यालयों को, जो विद्यार्थी है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही विद्यार्थी जब यहाँ गाँव से जयपुर शहर में आएगा या शहरों में आएगा तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा उसको कोरोना की दिक्कत हो सकती है। क्योंकि लॉकडाउन लगाया गया था, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं विद्यार्थी अपनी पढ़ाई से काफ़ी दूर चला गया, या उसकी जो पढ़ाई है उसका नुकसान हुआ है, वो पढ़ाई उसकी छूट गई है। और जब एग्ज़ाम की नौबत आई है तो कोविड-19 को देखते हुए जब विद्यार्थी अपनी पढ़ाई ऑनलाइन कर रहा है, अपने घर पर रह करके वो पढ़ाई कर रहा है, तो उसके एग्ज़ाम भी क्यों ना ऑनलाइन लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।